तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपकी 8th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम आ चुके हैं, है ना? और अब समझ नहीं आ रहा होगा क्या पढ़े, क्या ना पढ़े। तो ये वीडियो स्पेशली मैं चैप्टर वाइज़ रिवीजन की बना रहा हूँ, ओके? तो इस वीडियो के अंदर क्या है कि मैं जो भी चैप्टर वाइज़ इम्पोर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन है, वो सारे आपके कवर करूँगा और उसके अलावा जो भी मॉडल पेपर में क्वेश्चंस है, वो भी इसमें कवर हो जाएँगे आपके, ठीक है? और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, वो सारे इसमें कवर होंगे। तो ये चैप्टर वाइज़ रिवीजन की सीरीज़ मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, क्लियर? और देखो, अगर आप सोच रहे हो आपकी प्रॉब्लम चल रही है भाई क्या पढ़ना है अब क्या नहीं पढ़ना, तो ये वीडियो एकदम बच्चों आप ही के लिए है, ठीक है? इससे 2-4 मिनट देखो, आपको खुद को ही फ़ील हो जाएगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि भई हमें कुछ नहीं आता, ओके, हम कहाँ से स्टार्ट करें? भई अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा, ज़ीरो से भी देख रहा है, तो वो भी इस वीडियो को देखने के बाद यही कहेगा कि हाँ, अब मुझे आता है, अब मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो देखो इसमें मेन टॉपिक तो ये रहते हैं बच्चों, एक तो खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स क्या होते हैं, है ना? एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के 7 स्टेप आ जाते हैं, जिससे पूरा चैप्टर ही कवर हो जाता है। और उसके बाद मैन्योर वर्सेस फर्टिलाइजर्स, है ना? इसकी डिफरेंस टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इरिगेशन मेथड, इसमें ओल्ड मेथड भी आते हैं, मॉडर्न मेथड भी आते हैं। उसके अलावा वीडिसाइड्स, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, स्टोरेज, ये सारा अभी हम इस चैप्टर में कवर कर देंगे। अब ये पता नहीं ये वीडियो तो कितना लॉन्ग जाएगा, लेकिन मैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा। तो चलो बच्चों इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्रॉप क्या होता है। क्रॉप मतलब नॉर्मल फसलें होता है, ठीक है? व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड ऑन अ लार्ज प्लेस, जब एक ही तरह के प्लांट्स हम बहुत बड़ी क्वांटिटी में किसी जगह पर लगाते हैं, ठीक है? ऑन ए लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। तो उसे क्रॉप कहते हैं, सीधा सा क्रॉप का डेफिनेशन याद रखना है। फिर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आ जाते हैं, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, खरीफ को रबी में लिख देते हैं, रबी को खरीफ में लिख देते हैं। तो ये का ट्रिक बनाया है मैंने बच्चों, इससे फिर आपको याद रहेगा, कभी आप भूलोगे नहीं। तो पहला है खेत में पानी, है ना? खेत में पानी कब आता है? भाई बारिश होगी, रेनी सीजन आएगा तभी तो खेतों में पानी आएगा। तो खेत से हो गया आपका खरीफ क्रॉप्स, और पानी रेनी सीजन में आता है, तो रेनी सीजन में। तो इससे आपको याद रह जाएगा भाई खरीफ क्रॉप्स को क्या होती है, जिन्हें रेनी सीजन में आप सोन करते हो, उगाते हो, ठीक है? और इसके अलावा एक दूसरा ट्रिक ये है कि रब्बा ठंड है, ओके? तो सीधी-सी बात है, ठंड कब पड़ती है? विंटर में पड़ती है ठंड, और रब्बा ठंड है, ठंड के मारे बोलोगे रब्बा से, अरे रब्बा बहुत ठंड है, तो ये रबी हो जाएगा, क्लियर? तो रबी क्रॉप्स विंटर सीजन में हम उगाते हैं, ठीक है? तो इस ट्रिक से आप दोबारा कंफ्यूज नहीं होगे, ओके? इसे कर लेना। बाकी ये है खरीफ क्रॉप्स क्या होता है, सोन इन रेनी सीजन में सोन करते हैं, और जून टू सितंबर इनका मंथ होता है, क्लियर? और 2 एग्जांपल ज़रूर याद रखने आपको, पैडी और मेज़। और उसके अलावा फिर रबी क्रॉप्स है ग्रोन इन विंटर सीजन, ये होता है अक्टूबर टू मार्च का, और इसमें 2 एग्जांपल याद रखना, व्हीट एंड ग्राम्स, ओके? इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा बच्चों, ओके? तो ये जो सीरीज़ मैं बस इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपको है ना फालतू ना पढ़ो, भई जो एग्ज़ाम में आ रहा है आप वही पढ़ो, और मैं गारंटी लेता हूँ बच्चों आपका है ना 100% क्वेश्चन पेपर इससे मैच हो जाएगा, क्योंकि मैं कुछ छोड़ ही नहीं रहा इस सीरीज़ में, ओके? फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का देखो सिंपल सा मीनिंग होता है खेती करने के तरीके, है ना? क्या-क्या स्टेप्स होते हैं खेती करने के तरीकों में, उन सब स्टेप्स को ही हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोल देते हैं। तो देखो, द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स नीड मैनी स्टेप्स। अगर आप किसी फसल को ग्रो करना चाहते हो, उगाना चाहते हो, तो उसमें काफ़ी सारे स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है? फार्मर्स डू दीज स्टेप्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और ये सारे स्टेप्स फार्मर क्या करते हैं, टाइम टाइम के साथ यूज़ करते हैं, इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ऑल दीज स्टेप्स टुगेदर आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो इन सारे स्टेप्स को एक साथ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कह देते हैं। और वो स्टेप्स क्या-क्या होता है? पहला होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा होता है सोविंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, वीड्स मतलब चारा, सिंपल चारा, चारा ही वीड्स होता है आपका, ठीक है? हार्वेस्टिंग और स्टोरेज, ठीक है? तो चलो अब देखते हैं। फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो देखो आपको फसल लगानी है तो सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना पड़ेगा, ओके? मिट्टी को तैयार करने के पीछे का मकसद ये होता है कि आपकी जो सॉइल है ना वो थोड़ी सी लूज हो जाए, ताकि जो क्रॉप्स है उनकी रूट्स को फैलने में ईजी हो। तो देखो,
प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप इन ग्रोइंग क्रॉप्स। तो क्रॉप्स अगर आप उगाना चाहते हो, फसल लगाना चाहते हो, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल उसका फर्स्ट स्टेप होता है। फार्मर्स टर्न एंड लूजन द सॉइल। ओके, इसमें फार्मर्स क्या करते हैं, मिट्टी को पलटते हैं और लूज करते हैं उसे। तो उससे क्या होगा, सो दैट रूट कैन ग्रो डीप एंड गेट एयर इजीली, ताकि जड़ें ज़्यादा गहराई तक जाए और जड़ों को एयर भी आसानी से मिलती रहे। लूज सॉइल ऑल्सो हेल्प अर्थवार्म एंड माइक्रोब्स, है ना। और लूज सॉइल साथ में क्या करती है, जो अर्थवार्म होते हैं, जमीन के नीचे रहने वाले कीड़े, और जो माइक्रोब्स होते हैं, जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं, ओके, टू ऐड न्यूट्रिएंट्स एंड ह्यूमस। ओके, तो लूज सॉइल, ये जो भी अर्थवार्म है, माइक्रोब्स है, ओके, इनको क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स और ह्यूमस ऐड करने में हेल्प करती है हमारी सॉइल में। न्यूट्रिएंट्स पेड़ों के लिए ज़रूरी होता है, हमारी फसलों के लिए, और ह्यूमस भी ज़रूरी होता है। ह्यूमस मतलब नमी, ताकि थोड़ा मिट्टी में गीलापन बना रहे। ओके, मेकिंग द सॉइल मोर फर्टाइल। और इन सबसे क्या होता है, हमारी मिट्टी और भी ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है। तो अब ये तो हो गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है बच्चों की, टिलिंग और प्लॉगिंग क्या होता है। तो टिलिंग और प्लॉगिंग का मतलब ये होता है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ दिस सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लॉगिंग। हल वल चलाना, ठीक है। तो वही है बच्चों, मिट्टी को लूज करना और मिट्टी को पलटना, ये सारा आता है टिलिंग और प्लॉगिंग में। ओके, इसके बाद एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ओके, सेकंड स्टेप देखो क्या है, सोविंग। तो सोविंग का सिंपल सा मतलब होता है बीजों को बोना। ओके, सोविंग मींस प्लांटिंग सीड्स इनटू द सॉइल कॉल्ड सोविंग। तो सोविंग का मतलब यही होता है कि सीड्स को प्लांट करना। तो यहाँ से बच्चों एक क्वेश्चन और बनता है, आपकी बुक में है, आया भी हुआ है एग्जाम में। हाउ कैन वी सेपरेट हेल्दी सीड्स फ्रॉम डैमेज सीड्स, है ना। जो हेल्दी सीड मतलब अच्छे बीज होते हैं, उनको खराब बीजों से आप कैसे अलग करोगे। तो इसके लिए ये है भाई, आप उन सबको पानी में डाल दो तो क्या होगा, हेल्दी सीड्स सिंक, है ना। जो हेल्दी सीड्स है, अच्छे सीड्स है, वो तो डूब जाएंगे। सिंक मतलब डूब जाना, बिकॉज दे आर हैवियर, क्योंकि वो भारी होते हैं। ओके, डैमेज सीड्स बिकम होलो। और जो सीड्स खराब हो जाते हैं, जिनमें कीड़े वगैरह लग जाते हैं, तो अंदर से वो होलो हो जाते हैं, मतलब खोखले हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अब अंदर से खोखले हो गए तो हल्के हो जाएंगे। तो क्या होगा, सो दे फ्लोट ऑन वाटर। तो खराब सीड्स है, पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डैमेज सीड्स को गुड सीड से सेपरेट कर सकते हैं। ओके, सिंपल मेथड। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों आपका एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ये आपके एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का थर्ड स्टेप है। ओके, तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का बच्चों डेफिनेशन एक ही होता है। इन दोनों का काम ये होता है कि भाई आपकी आपकी जो क्रॉप है उसको न्यूट्रिएंट्स देना। जैसे आपको भी प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, इन सब की ज़रूरत होती है ना। तो ये आपके न्यूट्रिएंट्स है। और फसलों को भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो देखो, दी सब्सटेंस विच आर एडेड टू दी सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो वो चीज़ें जिनको आप न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में मिट्टी में मिलाते हो फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जिससे कि आपके प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ हो सके, आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। उनको आप मैन्योर और फर्टिलाइजर्स बोलते हो। तो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है बच्चों कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बीच में डिफरेंस। और एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट, वो अगली अगली स्लाइड पे है। तो अभी इसको देख लो, फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स इज ए मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट, है ना। फर्टिलाइजर्स इंसानों द्वारा बनाया गया है। मैन्योर इज ए न्यूट्रल सब्सटेंस, नेचुरल सब्सटेंस, सॉरी। और मैन्योर क्या है, एक नेचुरल सब्सटेंस है, जिसे काउज डंग वगैरह से आप बनाते हो। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बनाते हैं। और मैन्योर को क्या कर सकते हो, आप अपने फील्ड में भी बना सकते हो, कैन प्रिपेयर इन द फील्ड्स, अपने खेतों में भी बना सकते हो। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। ओके, फर्टिलाइजर से मिट्टी को किसी भी तरह की नमी नहीं मिलती है। वहीं मैन्योर की बात करें, मैन्योर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर है ना, मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा ह्यूमस बनाते हैं, नमी बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, क्योंकि मैन्योर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, तो वो मिट्टी में नमी बनाए रखते हैं। नेक्स्ट देखो, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, है ना। तो प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है ना, फर्टिलाइजर्स में भर भर के होता है। क्लियर। अब मैन्योर की बात करें तो मैन्योर में भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट फर्टिलाइजर से थोड़े कम होते हैं। ठीक है, तो इसलिए बोला है मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, है ना। अगर फर्टिलाइजर से कंपेयर करें तो मैन्योर में न्यूट्रिएंट्स थोड़ा कम होता है। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बच्चों अब। तो यहाँ पर और भी 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो ये एनपीके की फुल फॉर्म आ जाती है। देखो, एन का मतलब नाइट्रोजन होता है, पी का मतलब फास्फोरस और के का मतलब पोटेशियम होता है। ओके, ये आपको याद रखना है। एक क्रॉप रोटेशन भी आ जाता है कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है।
तो क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है बदल-बदल के फसलें लगाना। तो ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली, ओके, अलग-अलग तरह की फसलें लगाना, ओके, एक के बाद एक। तो यही हो जाता है आपका क्रॉप रोटेशन। फिर इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है आपकी राइबोसियम बैक्टीरिया। ओके, राइज़ोबियम बैक्टीरिया में क्या है? दीज़ आर प्रेज़ेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट। ओके, तो आपके प्लांट की जो रूट्स होती है, जड़ें होती है, उनमें नोड्यूल्स होते हैं, छोटी-छोटी गाँठें होती है। तो उनके अंदर ये राइबोसियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ओके, ऑफ लिग्मेनियस प्लांट। और ऐसे प्लांट जिनके अंदर ये राइबोसियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और जिनकी जड़ों में रूट नोड्यूल्स होते हैं, उनको लिग्मेनियस प्लांट हम बोल देते हैं। तो ये क्या करता है राइबोसियम बैक्टीरिया? दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को मिट्टी के अंदर मिक्स करते हैं। ओके, सिंपल टर्म्स में बता दिया मैंने आपको। फिर एक ये भी क्वेश्चन बच्चों बहुत आता है कि एडवांटेज ऑफ मैन्योर। ठीक है, देखो एकदम सेलेक्टेड मटेरियल मैं आपको दे रहा हूँ, इससे बाहर आपको बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान से देखो इसे, है ना? और इसका जो भी पीडीएफ वगैरह है वो मैं नीचे लिंक दे दूँगा, एक वहाँ एक सस्ती सी साइट मैं बनाऊँगा अभी थोड़ी देर बाद, तो उस पे आप डाउनलोड करके रिवाइज़ कर सकते हो। ठीक है, आगे देखो। इट इंक्रीजेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। तो मैन्योर क्या करता है? जो सॉइल है, मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है, इट मेक्स द सॉइल प्राउसेस। प्राउसेस मतलब छिद्र युक्त, छोटे छोटे छेद होना। तो मैन्योर क्या करता है? मिट्टी को प्राउसेस बनाता है। तो उससे क्या होगा? सो एयर कैन मूव इजीली, ताकि हवा आसानी से अंदर जा सके मिट्टी के अंदर। ओके, नेक्स्ट है, मैन्योर क्या करता है? इट इंक्रीज हेल्पफुल माइक्रोब्स इन द सॉइल। मैन्योर क्या करते हैं? सॉइल के अंदर हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्वांटिटी बढ़ाते हैं, जैसे राइबोसियम बैक्टीरिया को, है ना? नेक्स्ट देखो, इट इम्प्रूव द टेक्सचर एंड क्वालिटी ऑफ द सॉइल। मैन्योर से है ना, अपने जो भी मिट्टी है, सॉइल, उसका टेक्सचर इंप्रूवमेंट होता है, क्वालिटी वगैरह इंप्रूवमेंट होती है। तो चलो यहाँ तक ये क्वेश्चंस हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे देखो क्या है, इरिगेशन आ जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन इस तरह से बनता है, व्हाट इज इरिगेशन एंड व्हाट इज द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, इस तरह से ये कॉम्बिनेशन में आता है। तो देखो, इरिगेशन का मतलब होता है द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। तो इरिगेशन का मतलब होता है कि फसलों के अंदर वाटर सप्लाई करना एक रेगुलर इंटरवल में, वही आपका इरिगेशन आ जाता है। तो इसमें देखो ट्रेडिशनल मेथड मतलब पुराने तरीके होते हैं, जिनमें मोट, चेन पंप, ढेकली और राहत आ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा फिर दो मॉडर्न मेथड और इरिगेशन के जो आजकल चलते हैं, उसमें स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप सिस्टम यूज होता है। स्प्रिंकल सिस्टम तो जहाँ क्राउडेड फसलें होती है काफ़ी ज़्यादा, जैसे गेहूं वगैरह, वहाँ पर फव्वारा, स्प्रिंकल मतलब फव्वारा, इसका यूज़ किया जाता है। और जहाँ बगीचे होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो वहाँ पर ड्रिप बाय ड्रिप, बूंद बूंद करके पानी डाला जाता है। तो ये स्प्रिंकल और ड्रिप सिस्टम है आपके। नेक्स्ट चलते हैं, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। ओके, तो इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले तो ये देखो, वीड्स क्या है? वीड्स मतलब चारा होता है। ओके, दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स और कॉल्ड वीड्स। ओके, तो ये दीज को आप काट सकते हो, सिर्फ इतना बोल सकते हो, अनडिजायरेबल प्लांट्स और कॉल्ड वीड्स। तो ऐसे प्लांट्स जो हमको नहीं चाहिए, बेवजह उग गए, उनको हम चारा बोल देते हैं, वीड्स बोल देते हैं। ओके, वीडिंग क्या होता है? द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। ओके, और वीड्स को रिमूव करना वीडिंग हो जाता है। और वीडेसाइड्स क्या होता है? तो बच्चों देखो, चारे को निकालने के लिए, मतलब वीड्स को निकालने के लिए कुछ केमिकल्स यूज होते हैं ना, उन्हीं को हम बोल देते हैं वीडेसाइड्स। तो वीडेसाइड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। तो ये जो भी चारा है, इसको हम कुछ केमिकल के थ्रू भी कंट्रोल करते हैं, जिन्हें हम बोल देते हैं वीडेसाइड। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल है 2,4-D, ये केमिकल है जिसका यूज होता है वीड्स को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है बच्चों आपका, वाई शुड फार्मर्स कवर देयर नोज एंड माउथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग, है ना? तो जब भी फार्मर्स वगैरह होता है, ये केमिकल्स स्प्रे करते हैं, तो उनको अपने नाक और मुंह कवर करके क्यों रखने चाहिए, है ना? इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो देखो, स्प्रेइंग ऑफ विडेसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर। तो विडेसाइड छिड़कते टाइम क्या हो सकता है कि फार्मर की हेल्थ पे भी बुरा असर पड़ सकता है। सो दे शुड यूज दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली। तो पहली बात तो उनको इन केमिकल्स को बहुत सावधानी से यूज करना चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विथ ए पीस ऑफ क्लॉथ, है ना? तो उन्हें क्या करना चाहिए? अपना नाक मुंह जो है एक कपड़े से ढक लेना चाहिए ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल, जब भी वो इस तरह के केमिकल अपनी फसलों में स्प्रे कर रहे हो।
ओके, तो देखो बच्चों फिर उसका आपका नेक्स्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का 6th स्टेप आ जाता है हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग में देखो द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट्स मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो जब आपकी फसल मैच्योर हो जाए मतलब बड़ी हो जाए तो उसके बाद आप फसलों को काट लो, उसी को हार्वेस्टिंग बोल दिया, है ना? हार्वेस्टिंग के बाद 2 चीज़ें आती है, एक विनोइंग और एक थ्रेशिंग। देखो दोनों में एक ही काम होता है कि जो भी आपका तूड़ा है मतलब चाफ़ है, उससे बीजों को अलग करना, है ना? लेकिन एक होता है स्मॉल स्केल पे और एक होता है लार्ज स्केल पे। तो देखो, विनोइंग में देखो पहले सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ ऑन अ स्मॉल स्केल इज़ कॉल्ड विनोइंग, ठीक है? जैसे इसे पीसना वगैरह करना, गेहूँ को बरसा के उससे अपन जो भी कचरा वगैरह है उसे अलग कर लेते हैं। थ्रेशिंग separation of grains and chaff on a large scale by help of a machine is called threshing। तो वही बात है भाई, ग्रेन्स को चाफ से अलग करना एक मशीन की हेल्प से वो आपका थ्रेशिंग में आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट एक कंबाइन मशीन देख लो बच्चों, ये क्या होता है? कंबाइन मशीन ये सड़कों पे भी आपने जाती हुई देखी होगी, जिसके पीछे मोटरसाइकिल बांध के रखते हैं और जाती रहती है, आगे मोटरसाइकिल बांध के रखते हैं शायद। तो देखो बुक में इसका डायग्राम भी है। इट्स डू बोथ वर्क। तो ये कंबाइन मशीन क्या करती है? दोनों काम एक साथ करती है। इसे बस एक बार खेत में ले जाके छोड़ दो तो ये हार्वेस्टर का काम करेगी, मतलब आपकी फसलों को भी काट देगी एज वेल एज, और साथ साथ में क्या करेगी? थ्रेशर का भी काम करेगी, मतलब तूड़े को आपके अनाज से अलग कर देगी, है ना? मतलब आपकी ग्रेन्स को चाप से भी सेपरेट कर देगी। तो ये हो गया आपका हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के बाद बच्चों नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्टोरेज। अब आपकी फसल कट गई तो सीधी सी बात है, फसलों को स्टोर करके भी कहीं रखना है। तो स्टोरेज का मतलब क्या है? देखो, स्टोरेज इज द प्रोसेस ऑफ कीपिंग हार्वेस्टेड ग्रेन, है ना? स्टोरेज एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम हार्वेस्टेड ग्रेन जो हमारी फसल कट चुकी है उसे रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं? सेफली फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम, सेफ रखते हैं एक लंबे टाइम के लिए। ओके, तो स्टोरेज में क्या होता है? इट प्रोटेक्ट द ग्रेन्स फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो स्टोरेज मोस्टली क्या करते हैं? हमारा जो भी अनाज है, जो भी ग्रेन है, उसको बचाते हैं। मॉइस्चर मतलब नमी से बचाते हैं, कीड़े मकोड़ों से बचाते हैं, चूहों वगैरह से बचाते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंगस वगैरह से भी बचाते हैं। फिर साइलोज एंड ग्रेनरीज ये आ जाता है नेक्स्ट, है ना? ये भी एग्जाम में आता है बच्चों। तो साइलोज और ग्रेनरीज क्या होता है? ये भी स्टोरेज ही है लेकिन एक लार्ज स्केल पे है। ठीक है, जिनके बड़े बड़े फार्म होते हैं वो बड़े बड़े स्टोरेज बनवाते हैं, जिनको साइलोज और ग्रेनरी बोल देते हैं। तो साइलोज एंड ग्रेनरीज आर लार्ज स्केल स्ट्रक्चर, लार्ज स्टोरेज स्ट्रक्चर। तो साइलोज और ग्रेनरी ग्रेनरी का मतलब यही होता है कि भाई स्टोरेज ही होते हैं बट बहुत लार्ज होते हैं वो। यूज टू स्टोर ग्रेन, जिनको यूज किया जाता है अनाज को स्टोर करने के लिए इन बिग क्वांटिटी, बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर। तो इसमें भी सेम काम होगा। दे प्रोटेक्ट द ग्रेन फ्रॉम पीस्टेस, है ना? तो ये साइलोस क्या करते हैं? अनाज को बचाते हैं कीड़े मकोड़ों से, जैसे चूहे हो गए, कीड़े वगैरह हो गए, एंड कीप देम सेफ फॉर लॉन्ग टाइम, और काफ़ी लंबे टाइम के लिए आपके अनाज को सेफ रखता है। और इसी में एक छोटा सा टॉपिक और आ जाता है आपका, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो आ जाता है एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है? देखो, फूड हमको है ना सिर्फ फसलों से नहीं मिलता, एनिमल्स वगैरह से भी हमें फूड मिलता है। तो देखो, फूड इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, है ना? फूड हमें एनिमल्स से भी मिलता है, फॉर विच एनिमल्स आर रेयर्ड। तो जिसके लिए हम एनिमल्स को पालते हैं, रेयर्ड मतलब पालना। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो इसी को एनिमल हस्बेंड्री बोल देते हैं। ओके, मतलब फूड के लिए एनिमल्स को पालना ये एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है। तो इसी के साथ बच्चों ये आपके है ना चैप्टर 8 का, सॉरी आपकी क्लास 8 का चैप्टर 1 है, इसका रिवीजन हो चुका है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, है ना? और अगर ये वीडियो पसंद आया तो बच्चों कमेंट कर देना आपको आगे की भी सीरीज चाहिए या नहीं चाहिए। तो बाकी ये देखो एक 2 क्वेश्चन और है, इनको और देख लो बच्चों। इफ व्हीट इज सोन इन द खरीफ क्रॉप्स व्हाट वुड हैपन, है ना? बुक के पीछे के 2 क्वेश्चन है और ये एग्जाम में घूमते रहते हैं। तो यही कह रहा है कि व्हीट को आप खरीफ सीजन में उगा दोगे तो क्या होगा, डिस्कस करके बताओ। तो देखो, व्हीट इज ए रबी क्रॉप। पहली बात, व्हीट एक रबी क्रॉप है एंड नीड कूल वेदर टू ग्रो प्रॉपरली, और इनको बड़ा होने के लिए ठंडा मौसम चाहिए। ओके, इफ इट सोन इन द खरीफ सीजन, अगर बारिश के टाइम में इसे आप लगा दोगे, एक्सेस रेन एंड हाई टेम्परेचर, तो एक तो बहुत ज़्यादा पानी होगा और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, मे डैमेज द क्रॉप, वो आपकी फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एज ए रिजल्ट द ग्रोथ विल बी पुअर एंड द इल्ड विल डिक्रीज। तो आपके फसलों की ग्रोथ काफ़ी कमज़ोर होगी और आपकी जो उपज है, इल्ड मतलब उपज, जो फाइनली आउटपुट आता है आपकी फसलों का, वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन हाउ सॉइल gets affected by the continuous plantation of crop in the field।
ठीक है, ये क्रॉप रोटेशन से ही रिलेटेड है कि अगर आप है ना क्रॉप रोटेशन नहीं करोगे, बार-बार एक ही एक टाइप की फसलें लगाते रहोगे तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ओके, तो देखो, व्हेन क्रॉप्स आर ग्रोन कंटीन्यूअसली, जब आप क्या करते हो कंटिन्यू एक के बाद एक फसल लगाते रहते हो इन द सेम फील्ड, एक ही खेत में, तो क्या होगा, दे यूज़ अप द न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल, तो वो फसलें क्या करेगी, मिट्टी के अंदर जितना भी न्यूट्रिशन है सारे को एब्ज़ॉर्ब कर लेगी। इफ द न्यूट्रिएट इफ द न्यूट्रिएंट्स आर नॉट रिप्लेस, अगर मिट्टी में आप दोबारा से न्यूट्रिएंट्स को फिल नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, दी सॉइल बिकम लेस फर्टाइल, तो सॉइल है आपकी जो कम फर्टाइल हो जाएगी, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। ओके, दिस रिड्यूस क्रॉप प्रोडक्शन ओवर ए टाइम, और अगर आप ऐसा बार बार करोगे, एक के बाद एक फसल लगाओगे, तो क्रॉप प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, आपकी फसलें कम होगी। तो बच्चों ये आपका चैप्टर 1 का फटाफट रिवीजन मैंने करवा दिया है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा तो डोंट वरी, इससे बाहर कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग, है ना? तो भाई आप यही कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, टेक केयर।